क्या जुल्मो सितम सहकर भी उफ न कहोगे? आखिर इस तानाशाही को कब तक सहोगे? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हाल ही में एक कार्यक्रम में संविधान और लोकतंत्र से जुड़ी अहम बातें कही। उन्होंने साफ और सीधी भाषा में समझाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। आइए उनके उन्हीं बयानों को आसान भाषा में समझते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पटना के चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि लोकतांत्रिक शासन की अखंडता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा सीएजी जैसी संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। उन पर किसी भी तरह का राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, वहीं सीएजी सरकार के खर्चों की जांच करता है। अगर ये दोनों संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगी और राजनीतिक दबाव में आएगी तो लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ जाएगी। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को साफ सुथरा चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव सिर्फ एक निश्चित अंतराल पर होने वाली घटना भर नहीं है, बल्कि ये वो तंत्र है जिससे राजनीतिक सत्ता का गठन होता है। अगर चुनावी प्रक्रिया पर ही किसी का नियंत्रण हो जाए तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता सीधे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले टीएन शोषण बनाम भारत संघ का जिक्र किया, जिसमें चुनाव आयोग को उच्च महत्व की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव कराने वाली संस्था अगर चुनाव लड़ने वालों पर निर्भर या उनके भरोसे होगी तो निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनावी नियमों के पालन में पिक एंड चूज चुनिंदा नियम लागू करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की भूमिका पर बात करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सीएजी केवल हिसाब किताब करने वाली संस्था नहीं है, ये वो तंत्र है जिससे ये पता चलता है कि संसाधनों का आवंटन कैसे हुआ, सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और उन्हें कैसे लागू किया जा रहा है। स्वतंत्र निगरानी के बिना लोग और संस्था जवाबदेही से बच सकते हैं। सीएजी बाहरी लेखा परीक्षकों के जरिए ये सुनिश्चित करता है कि सरकार बजट का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं। अपनी बात को समाप्त करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इन सभी संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग और सीएजी की संरचना में एक समान तर्क काम करता है। ये संस्था अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, लेकिन इन्हें उन क्षेत्रों की निगरानी का काम सौंपा गया है जहां सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाएं निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं कर पाती। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि ऐसी संस्था पूरी तरह से स्वतंत्र रहे और किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया से प्रभावित न हो। जस्टिस नागरत्ना ने संवैधानिक निकायों के साथ साथ वैधानिक नियामक संस्थाओं का भी जिक्र किया, जैसे भारतीय स्पर्धा आयोग, सेबी और दूरसंचार नियामक, और इन सब का जिक्र करने का उद्देश्य यही है कि ये सारी संस्थाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। इन पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बच पाएगा, वरना खंडित हो जाएगा। अब आप दर्शक जरा सीएजी का हाल देखिए। आसान भाषा में समझ लीजिए कि सीएजी एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम है सरकार के खर्चों का हिसाब करना और अपनी जांच पड़ताल करके संसद के पटल पर रखना। यानी सरकार आम आदमी से टैक्स वसूलती है, फिर उसे अलग अलग क्षेत्रों में आम आदमी के लिए आवंटित करती है, बांटती है। तो ये पैसे सही जगह सही ढंग से प्रयोग हो रहे हैं कि नहीं, कहीं गलत जगह गलत आवंटन तो नहीं हुआ, जहां हुआ वहां कायदे से प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, कहीं जरूरत से ज्यादा कहीं जरूरत से कम तो नहीं हो गया। इन सारी चीजों का हिसाब किताब सीएजी करता है और फिर संसद में देता है, ताकि संसद के माध्यम से पूरे देश को पता चले, आम जन को पता चले कि उनके पैसे का, उनके टैक्स के पैसे का क्या हुआ, कितने का काम हुआ, कितना घोटाला का शिकार हो गया। वैसे आपको याद दिला दे, 12 साल पहले यानी यूपीए की सरकार के दौरान जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी तो मीडिया हफ्तों तक उस पर चर्चा करता था। ध्यान रखिए, सीएजी विनोद कुमार के बयान से कितना बवाल मचा था, जो कि झूठा साबित हुआ। उन्होंने कह दिया था कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, आज तक पता नहीं चला।
तो उस वक्त जब सीएजी की रिपोर्ट आती थी तो कोई भी रिपोर्टर सही गलत जो भी थी पूरे पूरे दिन लेखा जोखा देश के सामने गोदी मीडिया रखता था। कहीं कोई गड़बड़ी मिल जाए तो सीधे डॉक्टर साहब की तस्वीर लगा के उनसे सवाल किया जाता था। और अब तो रिपोर्ट कब आती है, कब चली जाती है, आती है कि नहीं आती है, वो भी पता नहीं चलता है। कम से कम गोदी मीडिया तो एकदम चर्चा ही नहीं करता। वैसे दोष सिर्फ गोदी मीडिया का ही नहीं है, अब सीएजी पर भी अमृत प्रभाव हो गया है। जी हाँ, अपने स्क्रीन पर साल 2023 की इस खबर को देखिए। 3 साल पुरानी यह खबर बता रही है कि अमृत काल का कैसा असर हिसाब किताब लेने वाली संस्था पर हुआ है। वैसे आपको याद दिला दे कि हिसाब किताब देने में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं, कोई झंझट नहीं पालते। पीएम केयर फंड को ही ले लीजिए, आपदा में अवसर फंड बनाया गया, न जाने कितने हजार करोड़ बटोर लिए, खा पी के निपटा दिए। पूछते रह गए लोग, आज तक हिसाब नहीं दिया गया। वैसे बहुत अच्छी बात है, हिसाब दे देंगे तो फिर उसी पे चर्चा होने लगेगी। लोग पूछने लगेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कैसे खर्च हुआ। झूठे देश का समय काहे बर्बाद किया जाए भाई, इससे बढ़िया है कि हिसाब किताब ही मत दो। बहरहाल इस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना कह रही हैं कि सीएजी को स्वतंत्र और राजनीतिक प्रभाव से दूर रहना चाहिए ताकि लोकतंत्र बना रहे। दूसरी तरफ सीएजी की हालत पतली होती जा रही है। ये रिपोर्ट बताती है कि यूपीए 2 के दौरान यानी साल 2014 से लेकर 18 के बीच सीएजी हर साल औसतन 40 रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती थी, लेकिन मोदी सत्ता के दूसरे कार्यकाल में सीएजी की रिपोर्ट की संख्या औसतन हर साल 22 पर आके रुक गई है, यानी लगभग आधी हो गई है। अब सवाल है कि सीएजी को किसने कह दिया कि आप हिसाब किताब करना बंद कर दीजिए? ये एक संवैधानिक संस्था है, किसके दबाव और किसके प्रभाव में ये हुआ? जब ये रिपोर्ट आई थी तब भी हमने इस पर जिक्र किया था और कायदे से सवाल उठाए थे साल 2023 में, और बताया था कि साल 2023 में सीएजी ने केवल 18 ऑडिट रिपोर्ट संसद में पेश किया था, जो कि हाल के वर्षों में सबसे कम है। और समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार को जो लोग चोर सरकार कहते थे, जब वो खुद सत्ता में आए तो इतने ईमानदार हैं कि सीएजी की रिपोर्ट लगभग आधी कर दी गई। ध्यान रखिएगा, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हालात कुछ ठीक थे, यानी साल 2015 में सत्ता में आने के बाद तुरंत बाद 53 रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि यह पुरानी सरकार का असर था, क्योंकि व्यवस्था को बिगाड़ने में भी तो समय लगता है ना। यह बात कुछ ही साल बाद सिद्ध हो गई। आप भी देख लीजिए कि द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि साल दर साल कैसे ऑडिट रिपोर्ट की संख्या घटती चली गई। सवाल यह है कि क्या यह किसी राजनीति का प्रभाव था? यहां यह भी बताया गया है कि सीएजी रिपोर्ट की संख्या का घटना एक ट्रेंड बन गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 5 साल में रेलवे को लेकर के डीएजी ने 14 रिपोर्ट दिए, मगर उससे पहले 5 साल में 27 रिपोर्ट आई थी, और सिविल डिपार्टमेंट में हाल के 5 साल में 34 रिपोर्ट आई, मगर उसके पहले के 5 साल में 42 रिपोर्ट आई थी। और सबसे चिंताजनक हाल डिफेंस को लेकर है। साल 2017 के बाद कोई भी नया ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। ध्यान रखिए, 2023 तक की बात कर रहा हूं। सोचिए, जिस सत्ता के दौरान पुलवामा, पहलगांव जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, जिस सत्ता के दौरान चीन द्वारा कथित रूप से 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन कब्जा कर ली जाती है, जिस सत्ता के दौरान पाकिस्तान के साथ बार बार झड़प हुई, उसी सत्ता के दौरान साल 2017 से 23 के बीच ये रिपोर्ट बताती है कि डिफेंस को लेकर कोई ऑडिट रिपोर्ट सीएजी ने नहीं दिया है। आप कहेंगे कि रिपोर्ट नहीं दिया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि सीएजी को गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, यानी जनता के बटुए का अभिभावक, यानी आपके पैसे का देख रेख करने वाला, यानी आपके टैक्स का पैसा कहां कितना कैसे खर्च हो रहा है, कहीं घोटाले का शिकार तो नहीं हो रहा है, इतनी निगरानी सीएजी करता है। जितनी कम रिपोर्ट होगी उतनी कम निगरानी होगी, संसद को कम जानकारी मिलेगी और आपके खाते नील बटे सन्नाटा रह जाएंगे। और जब हिसाब किताब की जानकारी पब्लिक में नहीं आएगी, जवाब देना नहीं पड़ेगा, तो जवाबदेही खत्म। लोकतंत्र में जवाबदेही खत्म, यानी लोकतंत्र की ऐसी की तैसी। फिर सब अपने अपने मन का लूट खसुट मचाएंगे। सीएजी की घटती रिपोर्ट को लेकर तमाम पूर्व नौकरशाहों ने चिंता जाहिर किया था। किसी ने कहा था कि संस्था कमजोर की जा रही है,
मगर कुल मिलाकर जान लीजिए कि ये लोकतंत्र यानी आपकी स्थिति को कमजोर करने का एक तरीका है। यूं ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला जज खुलेआम ये बात बोलने को मजबूर हुई कि सीएजी को स्वतंत्र और राजनीतिक प्रभाव से दूर रहना चाहिए। अब आते हैं चुनाव आयोग पर। राजीव कुमार से लेकर ज्ञानेश कुमार तक ने देश के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में से एक का कैसे कवाड़ा कर दिया, यह हम आए दिन चर्चा करते रहते हैं। आम जनता के बीच जाकर आप लोगों से पूछिए तो ज्यादातर यही कहेंगे कि उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रह गया है। और समझने वाली बात यह है कि जो चुनाव आयोग का समर्थन करते हैं यानी जो भक्त हैं, वो भक्त इस बात को इनकार नहीं करते कि चुनाव आयोग साफ सुथरा नहीं है। भले ही वो चोरी का समर्थन करते हों, लेकिन वो ये मानते हैं कि गड़बड़ी तो है। कम से कम पिछले 5 सालों में व्यक्तिगत रूप से मैं कट्टर भक्तों को ये सच स्वीकारते हुए देखा है। बाकी ज्ञानेश कुमार किस तरह से सरेआम झूठ बोलते हैं, वो भी पूरी बेशर्मी के साथ हमने बार बार देखा है, दिखाया भी है। गिने चुने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें भी 5-6 सवाल एक साथ लेते हैं। उन सवालों में जो मन लायक होता है उसका जवाब देते हैं, कुछ में गोल मोल घुमा देते हैं और जिनका जवाब नहीं होता उसे खा जाते हैं, उसका जिक्र ही नहीं करते। इसीलिए 5-6 सवाल एक बार लिया जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल सवाल लेंगे, एक एक करके सवाल लेंगे तो फिर उनका तुरंत जवाब देना पड़ेगा। 5-6 तो इकट्ठे ले लिए, 1-2 का जवाब दे दिया, बाकी सब घोल मोल करके इधर उधर साइड करके रख दिया। यदि किसी ने जोर देकर अपने सवाल का जवाब मांग लिया तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तुरंत फ्लाइट याद आने लगती है। कहते हैं कि अरे हमको जहाज पकड़ना है, जल्दी जाने दीजिए हमको। इसके अलावा किस तरीके से वोटिंग खत्म होने के बाद लाखों लाख वोट बढ़ने के आरोप सामने आए हैं, किस तरीके से जमीन के माहौल के एकदम उलट चुनावी परिणाम आ रहे हैं, किस तरीके से कथित रूप से भाजपा के इशारे पर चुनाव की तस्वीरें बदल दी जाती है, किस तरीके से भाजपा नेताओं को, भाजपाई सरकारों को खुलेआम आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने की छूट दी जाती है। एक तरफ चुनाव हो रहा होता है और दूसरी तरफ भाजपाई सरकारें लोगों को 100 रुपए बांट रही होती है। ये सब हमने देख लिया है। विपक्ष के तमाम नेता लगातार कहते रहे कि ऐसा बदमाश चुनाव आयुक्त हमने आज तक नहीं देखा। ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगता है कि विपक्ष के नेताओं को वो दुश्मन की तरह समझते हैं, नौकर की तरह ट्रीट करते हैं और खुद को किसी राजा की तरह दिखाने का प्रयास करते हैं। यानी ऐसा लगता है कि वो खुद मालिक हैं और हम सब नौकर हैं। तमाम भाजपाई नेता खुलेआम नफरती भाषा बोलते रहते हैं, उल जलूल हरकतें करते रहते हैं। यानी बीजेपी के लिए आदर्श आचार संहिता का कोई अर्थ नहीं, जबकि विपक्षियों के खिलाफ तुरंत एक्शन में हो जाता है। एसआईआर में ही हमने देखा कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। और अब उन समस्याओं के खिलाफ एसआईआर की वैधानिकता को जांचने के लिए जब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही एसआईआर करवाने लगा और यह स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। यूं समझिए, राम ने श्याम की साइकिल चुरा ली। श्याम गया पुलिस के पास, बोला कि साहब इसने हमारी साइकिलिया चुरा ली है, मेरी साइकिल दिलवा दीजिए और इसको सजा दीजिए। तो पुलिस राम से कहती है कि साइकिल लेकर तुम किस रास्ते से निकले थे राम? वो वाला रास्ता खराब था, बगल वाले रास्ते से जाना चाहिए था। इन सब बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि तानाशाही को खत्म करके लोकतंत्र को सहज और सुगम बनाया जाए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।